समय नेशनल देखने वाले तमाम दर्शकों का मैं अरुण कुमार गुप्ता अपनी इस खास मुलाकात, जो ये मेरा स्पेशल एपिसोड चलता है, खास मुलाकात, आपकी बात को लेकर तमाम मुद्दे जो है वो हमेशा लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाता है। आज मेरी इस खास मुलाकात में मेरे साथ आरपी न्यूज़ नेशन के संपादक राजेश पांडे जी है। राजेश पांडे जी, आपका मेरे इस खास मुलाकात में स्वागत है। एक बहुत ही अहम मुद्दे को लेकर ये पिछले कई दिनों से दिनदुशी में चर्चित है, वो है नशा मुक्ति का अभियान। आप देख रहे हैं बड़े पैमाने पर नशे की ओर जो युवा हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेरित हो रहे हैं। वो ऐसा एक गंभीर विषय है जो आने वाली पीढ़ी में, आने वाले समय में कहीं ना कहीं आपको और मुझे सभी के लिए धोखे का संकेत है। इस विषय को हालांकि कई लोगों ने उठाने का प्रयास किया, मुद्दा उठाया भी जाता है, लेकिन लीपापोती करके बंद कर दिया जाता है। मेरी इस खास मुलाकात में राजेश पांडे जी। राजेश पांडे जी, नमस्कार। नमस्कार अरुण जी, आपका समय नेशनल की इस खास मुलाकात में स्वागत है। जो मुद्दा है सबसे बड़ा, आप हिंदुस्तान में नशा मुक्ति को लेकर मुहिम आपने छोड़ा हुआ, अभी तक का क्या रिजल्ट है, क्या प्रतिक्रिया रही है लोगों की, और ये आपने कब सोचा कि इस ओर भी बढ़ना चाहिए? इलेक्शन के दौरान सबसे पहले तो मैं समय नेशनल की पूरी टीम को, खास करके अरुण गुप्ता जी, आपको मैं अपने दिल से, दिल की गहराई से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। विषय उठाना बड़ी बात नहीं होती है, विषय को बड़ा करना और ग्राउंड लेवल तक उसको पहुंचाना सबसे बड़ा ये हम मीडिया का काम है। और हम एक परिवार हैं, मीडिया के परिवार होने के नाते हम लोग डिंडोशी के रहीवासी हैं। तो मैंने इस रहीवासी होने के नाते मैंने देखा कि यहाँ पर, जहाँ पर मैं रहता हूँ, जानू भाई नगर, बिल्कुल, वहाँ पर जब मैं घर जाता था, रात बेरात लेट जाता था, तो मुझे ऐसी कुछ गतिविधियां मेरे सामने आई, और इलेक्शन के दौरान ज्यादा आई, क्योंकि इलेक्शन के दौरान हम ज्यादा लेट तक काम कर रहे थे। हमने देखा कि यहाँ पर ऐसे ऐसे नशे के लत लगे हुए छोटे छोटे बच्चे हैं, 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल के ऐसे युवा बच्चे हैं, जिनका भविष्य ये ड्रग, चरस, गांजा और शराब, जो नकली शराब, डुप्लीकेट शराब आती है, उसके ऊपर इतनी बुरी तरीके से उनका प्रभाव पड़ रहा है। तो मैंने हमारी बिल्डिंग के कुछ लोगों से बात की और उन्होंने बोला कि राजेश जी, आप शायद आप नहीं जानते, ये बहुत समय से चल रहा है पर कोई कुछ बोलता नहीं है। तो अरुण जी, आप शायद से जानते हैं, जहाँ पे कोई कुछ नहीं बोलता वहाँ पे मैं जरूर बोलता हूँ, और मेरी आदत है खामोश रहना, मुझे आता नहीं, बोलना मेरी आदत है। तो वहीं से मैंने शुरुआत की। तो अगर बात करें ग्राफ के बारे में, तो हालांकि ये जो विषय है ड्रग्स, और कई प्रकार के ड्रग्स आजकल मार्केट में उपलब्ध है, और बहुत ही सहज तरीके से मेडिकल शॉप पे भी उसके अलग अलग नाम देके मौजूद है। क्या लगता है इसके ऊपर प्रशासन नाकामयाब है अभी भी? देखिए, आपको भी अच्छे से पता है और मुझे भी पता है और दर्शकों को भी पता है, अगर मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस अगर चाहे तो बोलते हैं ना, पाताल से भी आदमी को ढूंढ कर ला सकते हैं, इतनी ताकत हमारे मुंबई पुलिस में है। अब उसमें से कुछ भ्रष्ट अधिकारी ऐसे हैं जो ये खुद व्यवसाय कर रहे हैं, इनके समर्थन में खड़े हैं, इनको बचाने में लगे हैं। तो ये अहम जो परेशानी आती है वो मुंबई पुलिस के कुछ भ्रष्ट अधिकारी, और जो फूड विभाग के कुछ भ्रष्ट अधिकारी, नार्कोटिक्स के कुछ भ्रष्ट अधिकारी, इनके वजह से यहाँ पर नशा मुक्ति का जो लोग, आपने कहा ना कि मुद्दा तो उठा देते हैं मगर नहीं कुछ कर पाते, इसके लिए मैं उनको जिम्मेदार समझता हूँ। बात अगर दिनदुशी करें तो क्या लगता है कि यहाँ पे बड़े पैमाने पे जो इसकी खेप है वो खास करके किन क्षेत्रों में है? स्लम क्षेत्र में ज्यादा है या बड़ी सोसाइटी को टारगेट किया जा रहा है? क्या अभी तक जानकारी हासिल कर पाए दिनदुशी में? दिनदुशी की बारे में मैंने बात की तो मुझे ऐसा लगा कि शायद हम, मैंने मुंबई, लोगों ने मुझे कहा पूरे मुंबई में, पूरे देश में होता है। मैंने बोला कि मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं अपने घर से शुरू करता हूँ। कहीं ना कहीं शुरू करना है तो मुझे अपने घर से करना है, मेरे परिसर से करना है, विभाग से करना है, कोई भी काम करना है तो पहले अपने घर से शुरू करो, है ना। तो मैंने अपना घर, मेरा जहाँ पे जन्म हुआ है, मेरा डिंडोशी विधानसभा क्षेत्र है, मैंने प्रण लिया है कि जीवन के आखिरी सांस तक डिंडोशी से ड्रग्स, चरस, गांजा, अफीम जैसे नशीले पदार्थ को साफ करे बिना मैं चुप नहीं रहूंगा। इसके लिए मुझे चाहे मेरे प्राणों की आहुति भी देने पड़ी तो मैं समाज के लिए दे दूंगा। मेरे परिवार से भी मुझे काफी कुछ कहा जाता है, मेरे मित्र कहते हैं कि ये जो आपने बेड़ा उठाया ये बहुत डेंजर है, कहीं ना कहीं आपकी जान पर बन सकती है, और कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बात करें, मैंने जो सवाल किया था कि अभी तक क्या लग रहा है कि किन किन क्षेत्रों को टारगेट किया गया है, कहाँ तक सोर्स ऐसा पता लग पाया कि यहाँ पे ज्यादातर इनकी खेप होती है, बेचे जाते हैं, सप्लाई की जाती है? सबसे शुरू में करूँ तो ओमकार के C1 के पीछे ही जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे उसकी खेप है। B1 बिल्डिंग जो है, B2 बिल्डिंग के बीच में खेप है। मैं शुरू करता हूँ अपने घर से,
यहाँ से चले जाता हूँ तो कोकनीपाड़ा मंगे स्कूल है, वहां पर इसकी खेप है। कोकनीपाड़ा के आगे चलेंगे तो त्रिवेणी नगर में इसकी खेप है। त्रिवेणी नगर से आगे जाएंगे तो पारेख नगर में इसकी खेप है। पारेख नगर से हम लोग जाएंगे तो रमेश होटल के आगे इसकी खेप है। रमेश होटल से आगे जाएंगे तो आपापाड़ा जो आपका वन विभाग है, ये तो हब है, खेप नहीं है, इसको बोलते हब है। अब उस हब के बाद में अगर संतोष नगर, पाल नगर, क्रांति नगर, शिवाजी नगर, ऐसा कोई नगर, ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां पर ये बिकता नहीं है, और धड़ल्ले से बिकता है। तो क्या लगता है अभी तक इसकी कुछ शिकायतें आपने की है जिसपे कुछ अधिकारी बैठक कर ले, वो कार्यवाही का कुछ रूपरेखा बन पाई, या मात्र अभी भी सिर्फ नहीं जस नहीं, की तरह? कागज, हम पत्रकारों का सबसे पहला काम होता है कि लिखित में शिकायत करना। और मैंने इस विभाग, मतलब नारकोटिक्स विभाग हो, मुंबई मंत्रालय हो, मुंबई के अनेक स्तरों पे जहाँ पे इस विषय को लेकर उठाया जाता है, वहां पर पत्र व्यवहार किया है। और कुछ पुलिस ऑफिसर का मुझे फीडबैक भी आया है कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा मिलके बताइए, जगह बताइए। मगर मैंने अभी तक किसी को जगह नहीं बताई। पहली बार ये समय नेशनल पर मैं इस जगह का खुलासा कर रहा हूँ। ये इसलिए कर रहा हूँ कि मुंबई पुलिस को मैं एक मौका देना चाहता हूँ कि हमें पत्रकारों को उतरना पड़ रहा है ये करने के लिए। तो क्या परिस्थिति होगी विकास की। रही बात हमारे डिंडोशी विधानसभा में 7 वार्ड, 6 वार्ड, जो भी वार्ड हो, यहाँ पे कई वर्षों से नगर सेवक रहते हैं, और हर पार्टी के नगर सेवक रहते हैं, हर पार्टी के पदाधिकारी रहते हैं, हर गली में उनके कार्यकर्ता होते हैं। क्या, मेरा एक सवाल उन नेताओं से है, क्या आपको पता नहीं है आपके विभाग में चरस गांजा अफीम बेचने वाले कौन है, और आपने अब तक क्या किया? आपको क्या लगता है, मेरा सवाल वाजिब है? ये सवाल तो लगभग मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो दर्शक देख रहे हैं या जो दिंडोशी के रहवासी हैं, मुंबई के रहवासी हैं, उन सभी के जहन में बात होगी आखिर ये जो साठ गांठ है, ये जो सूत्र है, वो कैसे फैले जाते हैं। बहरहाल दिंडोशी में जिन जगहों को अगर अंकित किया गया है कि इन जगहों पर इस चीजों की सप्लाई की जाती है, तो मेरी दरख्वास्त होगी प्रशासन से कि उस ओर ध्यान केंद्रित करे और ऐसे माफियाओं के ऊपर कार्रवाई शुरू करें। राजेश जी, क्या लगता है जनता से क्या आह्वान करना चाहिए, क्योंकि जनता डरती भी है, उन्हें पता भी होता है कि यहाँ पे बिक रहा है, धड़ल्ले से उनके बच्चे उसके शिकार हो रहे हैं, बच्चियां शिकार हो रही है, स्कूल के बच्चे टारगेट किए जा रहे हैं, परिवार को पता है लेकिन वो आवाज नहीं बुलंद कर पा रहे। देखिए, इस जीवन में सबसे बड़ा होता है जीवन, अपना परिवार सुरक्षित देखना चाहता है हर कोई। मुझे भी लगता है मेरा परिवार सुरक्षित हो, और मुझे एक दूसरी तरफ ये भी लगता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म किसी के घर में हो, पर हमेशा लगता है कि पड़ोसी के घर में हो, मेरे घर में ना हो, बलिदान मैं क्यों दूं। तो मेरी माँ ने पता नहीं क्या खा के मुझे पैदा किया, होते ना हर माँ में क्या खा के पैदा किया, मेरी माँ ने शिवाजी महाराज का एक अंश पैदा कर दिया है, ऐसा मुझे लगता है। मैं उनकी पैरों की धूल भी नहीं बन सकता, पर कोशिश जरूर करूंगा कि उनके पैरों की धूल बनने की कोशिश करूं। मैं डिंडोशी विधानसभा के तमाम पत्रकार भाइयों का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और मुझे दिल से खुशी होती है कि मेरे इस, मतलब मेरे नहीं, आप लोगों के इस मिशन में आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर मुझे साथ दिया, अपना आशीर्वाद दिया, अपना छोटा भाई समझा, अपना बड़ा भाई समझा, अपना सहयोगी समझा। बहुत सारे संस्था है, उन लोगों ने मुझे खुलकर समर्थन दिया। मुझे उम्मीद भी नहीं थी, वो मुस्लिम भाइयों ने सबसे पहला मुझे समर्थन दिया। और डिंडोशी से जो नशा मुक्ति का जो अभियान है, वो पठानवाड़ी से मुझे सबसे पहला सहयोग मिला। और ये सुनकर देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए, आप देख सकते हैं चैनल के माध्यम से। मैं डिंडोशी को बदलना चाहता हूं, और मैं बदल के ही रहूंगा, चाहे मैं जीव या मरूं, मेरा ये अभियान रुकना नहीं चाहिए। ये मेरी आप लोगों से मांग है। मैं आप लोगों से यही मतलब निवेदन करता हूं कि माता रानी कसम खा के बोलता हूं, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप राजेश जी आप सेटलमेंट तो नहीं कर लेंगे, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी को मैं इस साक्षात भगवान माँ दुर्गा, माँ भवानी, साक्षात शंकर जी, कलयुग के देवता हनुमान जी की कसम खा के बोलता हूँ, मेरे परिवार की कसम खा के बोलता हूँ, ये राजेश पांडे कट जाएगा, झुकेगा नहीं, 1 रुपए की सेटलमेंट नहीं करेगा, अपनी सांसों को खत्म कर देगा। पर ड्रग्स, चरस, गांजा, अफीम का जो अभियान है, वो डिंडोशी से जब तक हटाएगा नहीं, तब तक ये शांत नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस खास मुलाकात में राजेश पांडे जी। दर्शकों से मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इस नशा मुक्ति अभियान में अगर सिर्फ आज के समय में एक छत्रपति से काम नहीं चलेगा, तो आपको, मुझे और सभी को छत्रपति का वंशज बनना होगा और इस नशा मुक्ति अभियान में साथ देना होगा। बने रहिए मेरे साथ, जल्द कई और मुद्दों पर हम करेंगे खास